और चलिए अब खबरों को देखेंगे विस्तार से। तो देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही उम्मीदवार जीत का दावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में वोटिंग होनी है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में विदिशा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि इस बार एनडीए 400 से ज्यादा सीट जीतेगा। तो विदिशा से उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान का ये दावा है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और आदर्श आचार संहिता भी लग गई है। 7 चरणों में पूरे देश भर में चुनाव होना और मध्य प्रदेश में 4 चरणों में हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो हमसे बात करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया, आज आदर्श आचार संहिता भी लग गई। सर, अब क्या लड़ना? जनता का जो असीम प्रेम, श्रद्धा और विश्वास श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी में, उनके नेतृत्व में है, उसको देखते हुए हमें पूरा विश्वास है और जनता ही कह रही है कि अकेली बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार करेगी। आजादी के अमृतकाल में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अमृत कुंभ है, विकास का अमृत देश को दिया है। जन कल्याणकारी योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है, वो अमृत ही तो है। और उनके नेता राहुल जी विश्व कुंभ जैसे हो गए हैं। हर एक बात का विरोध करते हैं, धारा 370 हटने का विरोध करें, राम मंदिर, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करें, देश को जातियों में बांटने की बात करें। जनता इसे पसंद नहीं कर रही। कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस बिखर रही है, ना नीति है, ना नेता है, ना नेतृत्व है। 4 चरणों में होंगे, तीसरे चरण में आपके जो विदिशा लोकसभा है वहाँ पर चुनाव होना है। और जल्दी हो जाते तो और अच्छा होता, लेकिन हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं और जनता का प्यार और आशीर्वाद भी हमारे साथ है। सर, हमारा एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल आया था, 28 में बीजेपी और 1 कांग्रेस को दे रहा है। इसको लेकर सर क्या हाल है? नहीं, 29 की 29 बीजेपी जीतेगी। अब कांग्रेस को कहीं कोई गुंजाइश नहीं बची। देखिए, चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही उम्मीदवारों ने अपनी तैयारी भी तेज कर दी है। नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है और दावा किया कि 400 से ज्यादा सीट इस बार मिलेगी। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी की दिल्ली लोकसभा से उम्मीदवार बांसुरी स्वराज जी। मैम, आज लोकसभा की तारीखों का चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान हो गया है। 25 मई जो तारीख है, उस दिन दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं और इस जो तारीख की घोषणा हुई है, इस पर क्या कहना? जी, मैं कहूँगी कि लोकतंत्र का एक महापर्व है और दिल्ली की जनता से विनम्र निवेदन करूँगी कि 25 मई को जाकर अपना मतदान ज़रूर दें और कमल के फूल का बटन दबाकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधान सेवक तीसरी बार ज़रूर चुनें। अब की बार 400 पार, इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने में आपके योगदान की आवश्यकता है। मैम, आज प्रधानमंत्री की ओर से एक नया गाना लॉन्च किया गया, मोदी का परिवार, मेरा भारत मेरा परिवार। इस जो गाने की जो थीम है, ये रखी गई है, मेरा भारत मेरा परिवार। इस गाने को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगी कि ये केवल एक गाना नहीं है, ये एक विचारधारा है जो हर भारतीय ने और हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने आत्मसात कर रखी है। एक ऐसे वही यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यह दावा किया कि एक एक बूथ पर तैयारी पूरी है। पूरा संगठन प्रधानमंत्री के अब की बार 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए कमर कस चुका है। यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या कहेंगे, कितने तैयार हैं आप? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूरी तैयारी है संगठन की दृष्टि से। पार्टी ने अभी आपने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी सहित 51 प्रत्याशी भी हमने घोषित कर दिए हैं और बहुत जल्दी शेष प्रत्याशी जो हमारे सहयोगी दलों के साथ मिलकर हम लोग घोषित करेंगे। तो हमारी पूरी तैयारी है और पूरी तैयारी के साथ पूरा अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर हमने जो काम किए, क्योंकि हम सरकार में हैं, तो जो काम हमने किए उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के लोगों के पास जाएंगे और विपक्ष जो है वो महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ इस बार पर्चा लीक का मुद्दा भी लेकर जाएगा। तो ये कितना मुकाबला खड़ा कर देगा? निश्चित रूप से आप देखेंगे, जहाँ तक भ्रष्टाचार का विषय है, नियुक्तियों के मामले में हमारी सरकारों ने पारदर्शी व्यवस्था के तहत
नियुक्ति की है। ऐसी भी चर्चाएं हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती इंडिया अलायंस के साथ में जा सकती हैं। हालांकि खुद वो कई बार कह चुकी हैं वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अगर बाई द वे वो इंडिया गठबंधन के साथ जाती हैं तो ये कितनी बड़ी मुश्किल होगी बीजेपी और एनडीए की राह में। नहीं, आपने देखा होगा पिछले चुनाव में सपा बसपा कांग्रेस पार्टी सब गठबंधन में थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की महान जनता ने आशीर्वाद इसने मोदी जी को दिया और हम 51% से ज़्यादा वोट लेकर बड़ी संख्या में हम लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होकर गए। तो कोई गठबंधन कर ले, मोदी जी का गठबंधन, जनता का गठबंधन मोदी जी से है। 4 जून को क्या रहेगा? सारी की सारी सीटें जीतेंगे, 80 की 80 सीटें जीतेंगे और मोदी जी एक बार पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 1.5 करोड़ पोलिंग अफसर, 10.5 लाख मतदान केंद्र और करीब 97 करोड़ मतदाता 18वीं लोकसभा के भाग्य विधाता बनेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। 543 सीटों के लिए 7 फेज में चुनाव होंगे। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग जो है 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। इस दौरान 46 दिन तक कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक 140 करोड़ हिंदुस्तानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे। सवाल यह है कि 4 जून को क्या होगा? एनडीए की विराट विजय या फिर इंडिया अलायंस की उम्मीदों का आसमान होगा? लोकसभा चुनाव के हर फेज का विस्तार से विश्लेषण करती ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून। नोट कर लीजिए, लिख कर रख लीजिए और हो सके तो याद भी कर लीजिए, क्योंकि यही वो तारीख है जब आपके शहर में, आपके कस्बे और आप ही के गांव में चुनाव होना है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है। जहां चुनाव एक त्योहार है जिसमें लोकतंत्र के रंग उभरते हैं और देश के सभी हिस्से उसमें समावेश होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का शंखनाद हो चुका है। अब रैलियों का दौर होगा, नारों का शोर होगा, नेताओं में दावों और वादों का कंपटीशन होगा, क्योंकि जिस घड़ी का इंतजार था वो आ चुकी है। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लोकसभा चुनाव 7 चरण में पूरे होंगे। 19 अप्रैल को 102 सीटों पर वोटिंग होगी। 26 अप्रैल को 89 सीटों पर मतदान होगा। 7 मई को 94, 13 मई को 96, 20 मई को 49 और 25 मई को 57 सीटों के लिए वोटिंग होगी। आखिरी फेज में 1 जून को भी 57 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। चुनाव के नतीजों की घोषणा 4 जून को होगी। अप्रैल से जून तक यानी करीब 1.5 महीने तक देश में चुनावी संग्राम का दौर चलेगा। इस दौरान देश के करीब 97 करोड़ वोटर मतदान करेंगे, जो 2019 के मुकाबले 6% ज्यादा है। कुल वोटर में 49 करोड़ 70 लाख पुरुष और 47 करोड़ 10 लाख महिला मतदाता हैं, जबकि 1 करोड़ 82 लाख वो मतदाता हैं जो पहली बार वोट देंगे। 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल होगा। 1.5 करोड़ पोलिंग अफसर चुनाव कराएंगे और तब जाकर 4 जून को दुनिया की सबसे विशाल चुनावी प्रक्रिया का समापन होगा। लेकिन सियासत कहां मानती है, लिहाजा तारीखों के ऐलान के दावों का दौर शुरू हो चुका है। चुनाव का स्वागत करता हूं और उत्तर प्रदेश राज्य में हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। हमारे पास बिना ज्योतिषी के हम ये कह सकते हैं हम सरकार बना रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में 370 पार बीजेपी जाए और 400 पार एनडीए जाए। अब तक का सबसे ऐतिहासिक विशाल विराट बहुमत मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को। इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और जनता के साथ मिल करके एक बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ेगी। महागठबंधन बिहार में 35 पार भाजपा की नहीं है दरकार। बिहार की जनता है तैयार। जीत के अपने अपने दावे हैं। ऐसा ही एक दावा बीजेपी भी कर रही है। 400 से ज्यादा सीट जीतने के मिशन पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी यही कहा। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है। तारीखों के औपचारिक ऐलान के पहले ही देश की जनता ने, देश ने
घोषणा कर दी है, अब की बार चुनाव की तारीखों से चंद घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में थे। नगर कुरनूल में चुनावी रैली की, फिर से 400 प्लस का नारा लगाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन होगा? क्या एनडीए को ऐतिहासिक जनादेश मिलने वाला है? 44 साल बाद देश में कोई पार्टी 400 प्लस सीटें जीतेगी? इन सवालों का जवाब जानने से पहले देश की राजनीति में इलेक्शन विनिंग मशीन बन चुकी बीजेपी का मौजूदा प्रोफाइल समझ लीजिए। देश के 28 राज्यों में से 12 में बीजेपी की खुद की सरकार है, 5 राज्यों में गठबंधन की सरकार है। देश के करीब 58% भूभाग और 57% आबादी पर भगवा पताका थामने वाली पार्टी का शासन है। इन 17 राज्यों में लोकसभा की 290 सीटें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सियासी करिश्मे से लबरेज होकर बीजेपी ने देश के एक छोर से दूसरे कोने तक विस्तार को आकार दिया। खास तौर से हिंदी बेल्ट में बीजेपी का विजय रथ बेरोक दौड़ता रहा है। 2014 में बीजेपी ने लोकसभा की 428 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 282 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 में बीजेपी 436 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 303 सीटों पर जीत मिली थी। अब सवाल ये है कि वो 133 सीटें कौन सी हैं जिन्हें बीजेपी नहीं जीत पाई थी, और क्या 2024 में नतीजा बदलेगा? 133 सीटों में 72 पर बीजेपी रनर अप रही थी, 31 सीटों पर तीसरा नंबर मिला, 7 सीटों पर बीजेपी चौथे नंबर पर रही थी, 10 पर 5वां, 12 पर 6वां और 1 सीट पर तो बीजेपी का 7वां नंबर मिला था। जिन 133 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी, उनमें 59 सीटें देश के दक्षिणी राज्यों से आती। उन राज्यों में जहां भगवा पार्टी अभी तक हाशिए पर रही है, लेकिन टेंशन 72 सीटों की है, क्योंकि जिन 72 सीटों पर बीजेपी रनर अप रही थी, उनमें 22 पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटें हैं। इसके अलावा यूपी में 16, ओडिशा में 11 और तमिलनाडु की 5 सीटें ऐसी थी जिन पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। यहाँ ये जानना भी जरूरी है, 72 में से 56 सीटों पर बीजेपी का मुकाबला क्षेत्रीय पार्टियों से रहा। सिर्फ 15 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले थी। चंद महीने पहले बीजेपी ने हिंदी बेल्ट के 3 बड़े राज्यों में कांग्रेस को पटखनी दी थी। अगर 5 साल की बात करें तो 2019 से अब तक 30 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें बीजेपी ने 4 राज्य गंवाए, 3 पर जीत हासिल की तो 12 राज्यों पर अपनी सत्ता की पकड़ और मजबूत की है। लेकिन अब संसद कूच की चुनौती। सवाल यह है कि क्या देश के एक छोर से दूसरे कोने तक राज कर रही भगवा पार्टी को इससे फायदा होगा? भाजपा के पक्ष में आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, लहर चल रही है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नारा है भाजपा 370 प्लस और गठबंधन 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। यह देश की जनता ने जो विकास का पहिया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, आगे बढ़ा है, उसको आगे बढ़ाने का, तेज गति से दौड़ाने का निर्णय लिया हुआ है। बीजेपी और एनडीए के नेता साल भर से ही 400 प्लस का दावा कर रहे हैं, लेकिन ओपिनियन पोल क्या कहता है? तो ये देखिए एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे, 366 सीट एनडीए, 156 सीट इंडिया और अन्य की बात करें तो 21 सीट मिलती हुई दिख रही है एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक, यानी 366 एनडीए। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में एनडीए को 366 सीटें मिलने का अनुमान है। वैसे अब तक किसी भी सर्वे में एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें जीतने का अनुमान नहीं लगाया गया है। वैसे 2014 और 2019 में भी कुछ ऐसे ही हालात थे। जाहिर है 2024 में भी यही पैटर्न रहता है तो एनडीए के 400 पार सीटें जीतने की उम्मीदें बाकी रह सकती है। यही वजह है कि बीजेपी को तनाव कम और विरोधियों का ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी विरोधियों के लिए टेंशन की एक और वजह है। वजह यह है कि 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। 2019 का लोकसभा चुनाव भी 7 फेज में हुआ था। करीब 1.25 महीने तक चुनाव चला था। इस बार ये चुनाव 1.5 महीने तक चलने वाला है। यूपी और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में 7 चरणों में वोटिंग होगी। सवाल यह है कि इन 7 चरणों के चुनाव का वोट फैक्टर क्या है। जिन राज्यों में 7 चरण में चुनाव होने हैं, उनमें देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल है। टीएमसी को 7 चरण में चुनाव करवाने पर ऐतराज है, जिसे लेकर दलील भी दी है। बहुत सारे राज्य हैं जहां पर 39 सीट है, कहीं 25 है, कहीं 26 है।
तो इस सब राज्य में एक फेज इलेक्शन हो रहा है और हमारे यहाँ 7 फेज। हम लोग तो बोल चुके हैं कि अगर एक फेज या 2 फेज में इलेक्शन हो तो वोटर टर्नआउट ज्यादा होता है, लेकिन हमारे बात को कौन सुने। 2019 में भी पश्चिम बंगाल की 42 सीटों के लिए 7 फेज में ही चुनाव हुए थे। इस बार भी ऐसा ही होगा। 19 अप्रैल को पहले फेज में 3 सीटों के लिए वोटिंग होगी। 26 अप्रैल को भी 3 सीटों पर मतदान होगा। 7 मई को 4, 13 मई को 8, 20 मई को 7 और 25 मई को भी 8 सीटों पर मतदान होगा। बंगाल की 9 लोकसभा सीटों दमदम, बारासात, बशीरहाट, जयानगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जादवपुर, कोलकाता साउथ और कोलकाता नॉर्थ के लिए आखिरी फेज में 1 जून को वोट दिए जाएंगे। ऐसे में साफ है कि सभी पार्टियों को बंगाल में प्रचार करने के लिए लंबा वक्त मिलेगा। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के दिग्गजों की कई रैलियां होंगी। लेकिन क्या इससे वोटिंग पैटर्न पर असर पड़ सकता है? इसे CSDS यानी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज की रिपोर्ट से समझा जा सकता है, जिसके मुताबिक देश भर में 36% वोटर चुनाव प्रचार शुरू होने के साथ तय कर लेते हैं कि किसे वोट देना है। 12% वोटर कैंडिडेट के ऐलान होने के बाद फैसला लेते हैं। 18% वोटर चुनाव प्रचार के दौरान वोट देने वाली पार्टी को लेकर मन बनाते हैं, जबकि 25 से 30% वोटर वोटिंग के दिन या उससे एक दिन पहले ये तय करते हैं कि किसे वोट देंगे। किसी भी नतीजे को बदलने के लिए यही वोटर सबसे अहम है। यही वजह है कि सभी पार्टियां लेट वोटर पर ही फोकस करती हैं। खासतौर से यूपी, बिहार और बंगाल जैसे बड़े राज्यों में यही 25 से 30% लेट वोटर निर्णायक हो सकते हैं। जाहिर है बिहार, यूपी और बंगाल में 44 दिन तक चुनावी दौर चलेगा। ऐसे में लेट फैसला लेने वाले वोटरों को साधने की हर पार्टी कोशिश करेगी, लेकिन नतीजा क्या होता है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दक्षिणी राज्यों में थे। तेलंगाना और कर्नाटक में रैली की। वहीं कांग्रेस के दिग्गजों ने मुंबई में मोर्चा संभाला, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन होना है। लोकसभा चुनाव को लेकर बाकी सियासी दलों की कैसी तैयारी है, इस रिपोर्ट में। नारों का, जयकारों का ऐसा ही शोर होगा, हर ओर होगा। चुनावी रैलियों में धूल उड़ाती गाड़ियों का काफिला होगा, तो आकाश की बुलंदियों पर नेताजी के उड़ते हेलीकॉप्टर होंगे। 24 के चुनावी समर की रणभेरी बज चुकी है। बीजेपी विराट विजय का नारा लगा रही है, तो विरोधियों की उम्मीदें भी आकार ले रही हैं। बीजेपी को हैट्रिक का यकीन है, तो विरोधियों को सत्ता बदलने का भरोसा है। इसीलिए चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश की सभी पार्टियां सुपर एक्टिव हो चुकी हैं। दिल्ली में चुनाव आयोग जिस वक्त तारीखों का ऐलान कर रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण का सियासी दुर्ग साधने के लिए कर्नाटक में मौजूद थे। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की कुलबर्गी में रैली की हैं। एक बार फिर अब की बार 400 पार का नारा लगाया। कलबुर्गी का ये जन सैलाब और आप सबके चेहरों का ये उत्साह कर्नाटका ने लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड सीटों पर जिताने का संकल्प ले लिया है। आज पूरा कर्नाटका कह रहा है, अब की बार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। प्रधानमंत्री ने कुलबर्गी से कांग्रेस पर निशाना साधने में भी देर नहीं की। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो चाहे कितने भी कपड़े बदल ले,
कांग्रेस की करतूतें नहीं बदलती और इसलिए कर्नाटका में जनता जाग चुकी है, आक्रोश और गुस्से से लाल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में चुनावी रैली की। तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा। तेलंगाना में चुनाव के चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे। तेलंगाना में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। चुनाव की अधिसूचना 18 अप्रैल को जारी होगी। दक्षिणी राज्यों में कर्नाटक के बाद तेलंगाना ही वो राज्य है जहां बीजेपी की उम्मीदों का आसमान आकार ले रहा है। तेलंगाना में इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीआरएस की हार के बाद लोकसभा चुनाव का गणित भी बदल गया है। इसीलिए बीजेपी का फोकस तेलंगाना पर है। वैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज मुंबई में थे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का हो गया ऐलान और इसी के साथ जो है राहुल गांधी की न्याय यात्रा मुंबई पहुंच चुकी है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं कि ये राहुल गांधी की यात्रा मुंबई पहुंची है और मेरे पीछे देखिए कि वो जीप पर मौजूद और एक बच्ची से जो है वो मिल रहे हैं। एक बच्चे को अपने साथ उन्होंने लिया है। ये तस्वीरें मुंबई में दिखाऊं जब आपको कि राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनकी न्याय यात्रा मुंबई पहुंची है। आज ही जो है लोकसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। 7 चरणों में पूरे देश में चुनाव होने जा रहा है। महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में 5 चरण में चुनाव होने वाले हैं। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी रोड शो में मौजूद रहीं। मौका खास था। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का मुंबई में समापन हुआ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी। 63 दिन के दौरान यात्रा ने करीब 6,600 किलोमीटर का सफर पूरा किया। इस दौरान 15 राज्यों और 110 जिलों से भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी। 63 दिन के दौरान राहुल गांधी ने 15 रैलियां और 50 से ज्यादा पब्लिक मीटिंग की। जो ये न्याय यात्रा है और जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये आपके अधिकारों के पक्ष की यात्रा है और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ आए हमारे स्वागत करने के लिए। और राहुल जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी मेहनत वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आप जागरूक बने, ताकि आप अपने अधिकारों को समझें और आप इस देश को ऐसे लोगों से बचाएं जो इस देश को बर्बाद करने देते। राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनावों से पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी। कर्नाटक में कामयाबी भी मिली। इसीलिए न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं को लोकसभा चुनाव में करिश्मे का भरोसा है। क्योंकि लोग चाहते हैं बदल, क्योंकि इस देश में लोग लोकतंत्र को मजबूत देखना चाहते हैं, सारी संस्थानों को मजबूत देखना चाहते हैं। जो देश का पैसा ऐंठा है तो जनता इसका जवाब इस चुनाव में देगी। अच्छे दिन के बहकावे में भारत की जनता आ गई और उन्होंने ये फेंकू मोदी को चुन के दिया। लेकिन अभी मोदी के ना अच्छे दिन के बहकावे और ना भावनिकता पे लोग ध्यान देगी और पिछले 3 साल से सम्माननीय राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उन्होंने जो मोहब्बत की दुकान खोली है उसको ही लोग अपनाने वाले हैं और इंडिया अलायंस भारी सीटों से ये देश में चुन के आएगा। राहुल गांधी के जो सैनिक हैं उनको मैं यहाँ पे उनसे बातचीत कर रहा हूँ। लोकसभा चुनाव की तारीख का जैसे ऐलान हुआ ये लोग यहाँ पर मिले, हमने उनसे बात की और उन्होंने यही कहा कि 63 दिनों की जो राहुल गांधी की यात्रा हुई है, जो हमें संदेश दिया गया है किन किन मुद्दों के साथ जनता के बीच हमें पहुँचना है और इस लोकसभा चुनाव में किस तरह से जो है हमें वोटिंग करनी और देश में क्या नया बदलाव करना है, उसकी बातें जो है हमने यहाँ पर की लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही। कैमरामैन इरफान शेख के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।